हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यू केमिस्ट्री फॉर ऑल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन प्रेस करें। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़े हैं। हम अभी तक फेज इक्विलिब्रियम में बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने फेज निकालना पढ़ चुका है, कॉम्पोनेंट हम कैसे निकालते हैं हम वो देख चुके हैं। फिर आफ्टर दैट हमने क्या देखा है, हमने उसके बाद देखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने कुछ वन कॉम्पोनेंट सिस्टम देखा था जिसमें हमने कुछ कर्व्स देखे थे। वो कर्व्स कौन कौन से थे, हमने वाटर का कर्व देखा था और दूसरा हमने कार्बन डाइऑक्साइड का कर्व देखा था। अब आज जो हम देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं टू कंपोनेंट सिस्टम। टू कंपोनेंट सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम नॉर्मल फॉर्मूला लगा देंगे, F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, ये होता है। अब बोल रहे कंपोनेंट सिस्टम कितना है, टू कंपोनेंट सिस्टम। टू कंपोनेंट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, सी कितना होगा, टू माइनस पी प्लस टू। और किसी भी हम जब सॉल्यूशन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे मोस्टली फेज क्या होता है, अगर फेज नहीं की मेरा तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फेज इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ फेज इज इक्वल टू 1। जब फेज नहीं की बन रहेगा तो मिनिमम वैल्यू फेज की कितनी होगी, 1। तो यहाँ पे f इज इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस 2, तो यहाँ पे कितना आएगा, f इज इक्वल टू 3। f इज इक्वल टू 3 से क्या मतलब है, जब वहाँ पे हमने वन कॉम्पोनेंट सिस्टम पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, f कितना आया था वहाँ पे, वन कॉम्पोनेंट सिस्टम में f कितना आया था, 2 आया था। तो उसके लिए हमें दो वेरिएबल्स लेने पड़े थे, एक हमने प्रेशर लिया था और एक टेम्परेचर। इन दोनों के बीच में ग्राफ बना था ऐसे, प्रेशर यहाँ पे था, टेम्परेचर यहाँ पे था, ये हमने ऐसे कर्व बनाया था। यहाँ पे f इज इक्वल टू 3 है, मतलब ये किसके लिए था, वन कॉम्पोनेंट सिस्टम के लिए। यहाँ पे f इज इक्वल टू 3 है, f इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लेना पड़ेगा। 3 वेरिएबल्स में क्या आ जाएगा, एक प्रेशर आ जाएगा, एक टेम्परेचर आ जाएगा और तीसरा क्या आ जाएगा, एक कंसंट्रेशन। चलो ठीक है, ये 3 चीज़ तो आ गई। लेकिन अब अगर हमें कर्व बनाना है, हाँ मान लीजिए ये पी टी और कंसंट्रेशन है, 3 वेरिएबल्स और कर्व बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3D में लेना पड़ेगा। तो क्या 3D में ग्राफ बनाना पॉसिबल है, नहीं। तो इसमें से हम किसी एक को क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, किसी एक को क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे और एक ग्राफ बनाएंगे। तो इसके लिए जब हम किसी एक को कांस्टेंट मानते हैं तो उसके लिए एक रूल आता है, उस रूल को क्या कहते हैं, फेज रूल। उस रूल को क्या कहते हैं, फेज रूल। जब हमने यहाँ पे 3D देखा, यहाँ पे 3 f इज इक्वल टू 3 मतलब 3 वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत होगी। एक हमने प्रेशर लिया, एक टेम्परेचर, एक कंसंट्रेशन, 3 वेरिएबल की ज़रूरत हुई तो हमने प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन लिया, लेकिन हमने 3D में मान लीजिए ये मान लिया। लेकिन क्या 3D में ग्राफ बनाना पॉसिबल है, नहीं। तो इसलिए इसके लिए एक रूल आया है जिसको कहते हैं हम फेज रूल। अभी हम फेज रूल देखेंगे। अब यहाँ पे जो हम देखेंगे, क्योंकि हमने 3 चीज़ें आई थी हमें, पी टी और कंसंट्रेशन, तीनों में से हमने एक को कांस्टेंट मान लिया, पी लेट बी कांस्टेंट। तो जब हमने पी को कांस्टेंट माना मतलब हमने किसी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आया था वहाँ पे, टू कॉम्पोनेंट सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया था, 3। तो हमने एक को क्या माना है, कांस्टेंट माना है। तो जिस एक को कांस्टेंट माना उसकी वजह से कौन सा फेज रूल लगता है, रिड्यूस्ड फेज रूल। रिड्यूस्ड फेज रूल में जब हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2, क्योंकि एक कांस्टेंट हमने रिड्यूस किया तो -1, ये हो गया। अब हम रिड्यूस फेज रूल में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। कॉम्पोनेंट सिस्टम कितना है, 2 माइनस पी प्लस 2 -1, और फेज की मिनिमम वैल्यू अगर हमने लेनी है तो 1। F इज इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस 2 -1। F इज इक्वल टू कितना आएगा, 2। तो F इज इक्वल टू 2 आया। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, F इज इक्वल टू अगर 2 आया है तो हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, कोई भी 2 टर्म ले सकते हैं, प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर में से कोई भी 2 टर्म ले सकते हैं। इसी का ये क्या बता रहा है, रिड्यूस्ड फेज रूल। ये हो गया। अब यहाँ पे हमने F इज इक्वल टू 2 तो देख लिया। अब इसको डिफ़ाइन करने के लिए 3 चीज़ें आती हैं, रिड्यूस्ड फेज रूल को डिफ़ाइन करने के लिए 3 चीज़ें आती हैं। पहला होता है यूटैक्टिक मिक्सचर, दूसरा आता है इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग
और लास्ट वन क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग। ये 3 चीज़ें तो हो गई। रिड्यूस फेज रूल को डिफाइन करने के लिए हम यूटैक्टिक मिक्सचर, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग और कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पढ़ते हैं। इसके पहले हम नॉर्मल एक ग्राफ देखेंगे 1 कॉम्पोनेंट सिस्टम के लिए और 2 कॉम्पोनेंट सिस्टम के लिए। अभी तक तो हमने सारी चीज़ें देख ली, यूटैक्टिक मिक्सचर अभी हम देखेंगे इसके बाद, लेकिन उसके पहले क्या हम देखेंगे कर्व। हमने 1 कॉम्पोनेंट सिस्टम देखा है, 2 कॉम्पोनेंट सिस्टम देखा है। तो 1 कॉम्पोनेंट सिस्टम किसके लिए है, प्योर, किसी भी प्योर कॉम्पोनेंट के लिए। तो जो प्योर कॉम्पोनेंट के लिए होगा उसके लिए क्या कर्व बनेगा, तो उसमें सबसे पहले क्या होती है, यहाँ पे पहले जो हम ग्राफ बनाते हैं वो क्या है, सॉरी ये टेम्परेचर है और ये टाइम है। यहाँ पे ये टाइम है। तो जब हम कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, कोई भी लिक्विड क्या होगा, कूलिंग होगा। कूलिंग होता है, उसके बाद क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस। सबसे पहले कोई चीज़ ठंडी हो गई, अगर हमने बर्फ़, अगर फ्रिज में हमने वाटर रखा है, सबसे पहले क्या होगा, उसमें कूलिंग होगी, देन सॉलिड फॉर्म में होगा, देन उसी सॉलिड की और कूलिंग होगी, देन वो एकदम हार्ड हो जाता है। तो ये तो प्योर सॉलिड का हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, अगर हमने फ्रीजर में रखा है किसी भी पानी को, तो वो सबसे पहले ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद उसमें थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में क्रिएट होता है। वो एकदम ठोस कब होता है, जब सॉलिडिफिकेशन का पार्ट एंड हो जाता है, तो उसमें कूलिंग होने लगती है। सॉलिड में जब कूलिंग होती है तभी वो क्या होता है, एकदम हार्ड सॉलिड कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है। अब मान लीजिए कोई वाटर है, हमने इसमें कोई भी सॉल्यूट ऐड किया। वाटर में जब हम कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन शो होता है। क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये हम कैसे पता लगाते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करना आज। एक ग्लास पानी रख के फ्रीजर में देखना और एक ग्लास में चीनी और पानी घोल के रखना, देखना सबसे पहले कौन जमता है। तो जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी भी वाटर में तो वहाँ पे क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हमने 2 लिक्विड लिया है, हमने कोई भी 2 कंपोनेंट लिया है, 2 कंपोनेंट में क्या होगा, दोनों अलग अलग, दोनों का टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट क्या है, बी। ए का क्या है, 0.20 डिग्री सेल्सियस है और बी का सॉलिडिफिकेशन क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, लिक्विड कूल होता है, कूलिंग सेम। अब यहाँ पे कूलिंग के बाद क्या हुआ, एक ए लिक्विड था जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी बी 20 डिग्री सेल्सियस पे, 18 बी जो था वो 20 डिग्री सेल्सियस पे कूल होने स्टार्ट कर दिया। सॉलिडिफिकेशन इसका, सॉरी कूलिंग हो चुकी दोनों की। अब 20 डिग्री पे बी सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके अंदर ए कॉम्पोनेंट भी तो है। जब 10 डिग्रीज पे आएगा तो ए भी सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट कर देगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों लिक्विड एक साथ सॉलिडिफिकेशन में आ जाएंगे। तो जब ये दोनों एक साथ सॉलिडिफिकेशन में आ जाएंगे, यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन ऑफ बी, यहाँ पे ए, और जब ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जब सॉलिडिफिकेशन एंड हो गया तो वहाँ पे कूलिंग ऑफ सॉलिड स्टार्ट हो गई। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब हम फ्रीजर में बर्फ़ पानी रखते हैं तो पहले वो बर्फ़ में पहले वो एकदम चिल हो जाता है वाटर। अगर आप थोड़ी देर बाद उसको निकालेंगे बिल्कुल चिल वाटर मिलेगा। फिर कुछ देर बाद आप देखेंगे कि उसमें हल्का हल्का बर्फ़ टाइप से जमने लगता है। एंड आफ्टर दैट हम क्या देखते हैं कि एकदम ठोस हो जाता है वो बर्फ़, एकदम की मजबूत सॉलिड बन जाता है। तो ये वही है कूलिंग ऑफ सॉलिड, वही प्रोसेस जब बर्फ़ एकदम मजबूत हो जाए। और ये प्रोसेस वही है जब हमें हल्का हल्का बर्फ़ टाइप से मिलता है। और कूलिंग ऑफ लिक्विड जो हम चिलिंग ऑफ वाटर देखते हैं वो है कूलिंग ऑफ लिक्विड। ये हो गया ग्राफ। अब हम आते हैं यूटैक्टिक मिक्सचर के ऊपर। यूटैक्टिक मिक्सचर होता क्या है, ये मिक्सचर क्या होता है, टू और मोर कॉम्पोनेंट्स क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। लेकिन इंटरैक्ट तो करते हैं लेकिन वो प्रॉपरली इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं। 2 और मोर केमिकल्स विच यूजुअली डू नॉट इंटरैक्ट, मतलब वो साथ तो होते हैं लेकिन वो इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी वो क्या कर रहे हैं, उसके क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस पे इफेक्ट डाल रहे हैं। इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हैं, इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस पे इफेक्ट कर रहे हैं। जब कोई चीज़ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस पे इफेक्ट करती है तो क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हैविंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन आइदर ऑफ द कंपोनेंट, इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है। तो यहाँ पे एक ग्राफ बनेगा, दोनों का क्या है, ए का अलग है फ्रीजिंग पॉइंट, बी का अलग है। ए ये कंपोनेंट है, बी ये कंपोनेंट है, दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख के रहे हैं, ए जो है लिक्विड फॉर्म में है, बी ऊपर लिक्विड फॉर्म में है।
ये जो है पहले सॉलिड, ये जो है देर में सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कम है, सॉरी ज़्यादा है, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है, ये पहले स्टार्ट हो गया फ्रीज होना। यहाँ पे दोनों फ्रीज तो हुए, ठीक है, ए और बी दोनों अलग अलग हैं, दोनों कंपोजिशन अलग अलग है, स्टिल ये क्या कर रहे हैं, इसके क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस पे इफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट लो हो रहा है। तो यहाँ पे लिक्विड ए और बी है, ग्राफ अबाउ ए ओ बी, यहाँ पे क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में है और यहाँ पे क्या है, सॉलिड फॉर्म में, ऊपर ये लिक्विड फॉर्म में है, नीचे सॉलिड फॉर्म में है। तो बी ओ कर्व में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, ए ओ कर्व में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, ये जो है हम आप लोग पहले खुद निकालिएगा, अदरवाइज़ अगर नहीं निकाल पाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका निकालेंगे, और फिर 2 टॉपिक्स और बच रहे हैं, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट और कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, ये चीज़ें हो जाएंगी और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इसको एक बार पहले निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालें, क्योंकि अभी हमने 2-3 फ्रीडम का 2-3 लेक्चर से में बताए हैं, तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले निकालने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट टर्न पे हम लोग खुद फिर से हम बताएंगे।